इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया जो पहला टी20 मैच जो कि पूरी तरह से बारिश से प्रभावित था, काफ़ी छोटा कर दिया गया मैच बाद में। लेकिन उस मैच में भी अगर बात करें साउथ अफ्रीका टीम ने जैसे शुरुआत वनडे सीरीज में करी थी जीत के साथ, उसी तरह से साउथ अफ्रीकन टीम ने अपनी जबरदस्त बॉलिंग के दम पर पहले वाले टी20 मैच में डकवर्थ लुईस के हिसाब से 14 रन से इंग्लैंड की टीम को हरा करके इस टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और उसके बाद आई है ये टीम खेलने के लिए सेकंड टी20 वाला, जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर 12 सितंबर को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से, यानी कि एक डे नाइट टी20 मैचेस जो कि जनरली खेले भी जाते हैं इंग्लैंड के अंदर। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आसमान साफ हुआ तो पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान तो यहाँ पर धूप भी निकली होगी, लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान आसमान कैसा भी हो वहां पर फ्लड लाइट्स जलती हैं, तो पावर प्ले के दौरान उसका एक इफेक्ट आता है। गेंद यहाँ पर सी मूवमेंट करना शुरू कर देती है, स्पेसिफिकली अगर आसमान पर बादल हो तो, जो कि इस मैच के दौरान काफी हद तक पॉसिबल भी है। जो वेदर फोरकास्ट फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो कंडीशंस यहाँ पर क्लाउडी होंगी और अच्छे खासे डार्क क्लाउड्स यहाँ पर मैदान पर होने वाले हैं और काफी अच्छे चांसेस यहाँ पर बारिश के भी हैं। बारिश नहीं भी होती है तो भी आसमान पर बादल तो रहेंगे ही, जो कि निश्चित तौर पर एक ऐसी बैलेंस पिच को, जो कि होती भी है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर, जहां पर बैटर्स के लिए भी चांसेस बनते हैं, तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवर में और डेथ ओवर में चांसेस बनते हैं, स्पिनर्स भी यहाँ पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान गेम में आते हैं। तो इस तरीके की बैलेंस पिच पर अगर इस तरीके का वेदर हो तो निश्चित तौर पर जो एक इनिशियल मोमेंट तेज गेंदबाजों को मिलती है पावर प्ले के दौरान, खास करके नई गेंद से, वो यहाँ पर और ज्यादा मिलते दिखाई पड़ेगी। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड इनिंग के दौरान जो फ्लड लाइट्स जलती हैं उसका जो एक इफेक्ट आता है, उसकी वजह से जो गेंद सी मूवमेंट करती है वो इफेक्ट और बढ़ता दिखाई पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल जैसी ये कंडीशन बताई जा रही है कि अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करना ही प्रेफर करेगी और किसी भी स्कोर को चेज करके मैच को जीतने की कोशिश करेगी। बाकी अगर पिछले 6 मैचों का स्कोर कार्ड अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें से 4 बार 6 में से बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें ही मैचेस जीती हैं, जो कि काफी हद तक उसी तरीके की कंडीशन को बताती है जो कि आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। बाकी स्कोरिंग पैटर्न अगर आप यहां पर देखते जाएं तो किसी मैच में काफी लो स्कोरिंग गेम, हालांकि इसमें अगर आप देखें तो ये एक टी20 ब्लास्ट का मैच है, ये भी एक टी20 ब्लास्ट का मैच है। बाकी चारों मुकाबले जो 100 फॉर्मेट के मुकाबले खेले गए थे 100 गेंदों का, वो आपको देखने को मिलेगा, जहां पर अगर आप देखें तो जनरली पहली इनिंग में अच्छे स्कोर यहां पर बनते हैं किसी किसी मैच में, तो किसी किसी मैच में अगर आप देखेंगे तो लो स्कोरिंग गेम भी हमको देखने को मिले। और जो 2 टी20 मुकाबले यहां पर खेले गए उन दोनों टी20 मुकाबलों में अगर आप देखें तो एक तो दिन का मैच था, एक ये भी दिन का मैच था, दोनों में स्कोर चेंज हुए हैं। तो जनरली यहां पर स्कोर चेंज होते हैं। और पावर प्ले की बारे में तो आपको मैं बात कर ही चुका हूं कि नई गेंद से यहां पर हेल्प होती ही है। तो निश्चित तौर पर जो नई गेंद के गेंदबाज हैं और उसमें से वो बॉलर भी अगर हैं जो डेथ में भी जाकर के बॉलिंग करते हैं, वो सबसे जरूरी यहां पर होने वाले हैं। बाकी स्पिन को यहां पर 25 और पेस को 53 विकेटें मिली हैं पिछले 6 मैचेस में, जिसको इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल इस पिच रिपोर्ट को पिछले कुछ हुए मैचेस के बेसिस पर और जो फिलहाल इस मैच के पहले के लिए जो वेदर फोरकास्ट है उसके हिसाब से समझ लेने के बाद जो भी फाइनल अपडेट्स होंगे पिच को लेकर के, वेदर को लेकर के, टॉस के बाद जो हमको मिलता है ताजा पिच रिपोर्ट, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। साथ ही साथ मेरी अपनी फाइनल टीम जो बनेगी 6 टीमें, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो वहां पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल ये है आपके सामने इंग्लैंड का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर को ये लोग खिला लें आज के इस मैच में, क्योंकि जो पहला मैच हुआ था ना उसमें इन्होंने ऑलरेडी काफी पहले ही अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया था, करीब 24 घंटे से भी पहले के टाइम पर, जिसमें ओरिजिनली यही प्लेइंग 11 थी, केवल ल्यूक वुड वहां पर नहीं थे प्लेइंग 11 के अंदर। और अनाउंस करने के बावजूद इन्होंने चेंज कर दिया, जोफ्रा आर्चर को रेस्ट करा दिया, ल्यूक वुड को खिला लिया। कोई इसमें इंजरी कंसर्न नहीं था, बेसिकली बारिश से प्रभावित मैच था, आउटफील्ड गीला था, तो उनकी फिटनेस को निश्चित तौर पर बचाने के लिए कि भाई ग्राउंड गीला है तो हो सकता है फिसल के गिर जाएं, और वैसे भी काफी हद तक अगर हम बात करें तो इंजरी प्रोन प्लेयर वो हैं, तो उनकी जहां पर इन्होंने ल्यूक वुड को खिला लिया। बाकी यही प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर एक्सपेक्टेड है कि आज भी खेल जाए, देखते हैं कोई चेंज होता है या नहीं। और बाकी जो छोटा सा मैच हुआ उसमें ल्यूक वुड ने 2 ओवर करे, 2 विकेटें भी लेकर के गए पहले और तीसरे ओवर में। बाकी जेमी ओटन ने भी 2 ओवर किया, दूसरा और 8वां ये भी 1 विकेट ले गए। अब्दुल रशीद ने चौथा और छठा ओवर किया, यानी कि टोटल 2 ओवर, ये भी 1 विकेट ले गए। बाकी लियम डॉसन, सैम करन ने 1-1 ओवर किया, सैम करन भी 1 विकेट निकालने में कामयाब रहे। बाकी बेंच के जो ऑप्शन है वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और बाकी हर एक प्लेयर जो इंग्लैंड के स्क्वाड के अंदर है उनका करियर वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि टी20 फॉर्मेट में, जैसे जोस बटलर ने 137 मैचेस जो खेले, 3700 जो रन बनाए 36 के एवरेज से, उसमें पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 39 तो सेकंड इनिंग का 33 है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें फिलिप साल्ट की तो 43 मैच में 1193 रन जो बनाए, उसमें 34 का जो एवरेज रहा वो एवरेज सेकंड इनिंग में 41 का हो जाता है, पहली इनिंग में 27
का रह जाता है, जो कि निश्चित तौर पर यह बात तो क्लियर करता है कि दोनों इनिंग में काफ़ी बेहतर खेले हैं, लेकिन एज ए कैप्टन अगर आप इनको ट्राई करना चाहें तो सेकंड इनिंग की बैटिंग है, तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये बनते हैं। ये चीज़ हमको इनके करियर की पूरी एनालिसिस बताती है। ठीक उसी तरह से बाकी बैटर्स का भी बैटिंग एवरेज और पूरा करियर इनिंग की बेसिस पर देख लीजिए। और साथ ही साथ किसी बॉलर का अगर आप देखना चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल ल्यूक वुड हो गए, 60 टी20 मैच में 13 विकेट ये ले चुके हैं, लेकिन जितनी भी विकेट इन्होंने पहली इनिंग के बॉलिंग के दौरान चटकाई हैं, उसमें ऑन एन एवरेज इनको केवल 11 गेंद लगी है 1 विकेट निकालने में। वहीं पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में 15 गेंदें लगी हैं, जो दिखाता है कि पहली इनिंग के ज्यादा बेहतर ऑप्शन ही होते हैं जब बॉलर। हालांकि सेकंड इनिंग का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चित तौर पर पहली इनिंग में कैप्टन मटेरियल भी ये बन जाते हैं। तो ये चीजें ये देख करके हमको पता चलती हैं। और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म देखें, जिसमें जो पहला मैच हुआ उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्लूडेड है, जिसमें 1 विकेट आदिल रशीद ने लिया, 2 विकेट लिया ल्यूक वुड ने, लियाम डॉसन विकेट लेस गए, 1 विकेट ले गए जेमी ओवरटन, सैम करन ने 10 नाबाद की पारी खेली, 1 विकेट भी लिया। और बैटिंग में केवल एक अच्छी पारी थोड़ी बहुत जोस बटलर की आई, बाकी कोई बैटर वहां पर चल नहीं पाया। हालांकि उसके पहले का फॉर्म अगर आप देखें तो बटलर इसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में रहे थे। वहीं पर अगर आप बात करें जेकब बीथल की, तो ये तो कमाल के फॉर्म में रहे थे इसके पहले वनडे सीरीज के दौरान भी। वहीं पर फिलिप साल्ट की बात करें तो ये ना सिर्फ पिछले मैच बिना खाता खोले आउट हुए, उसके पहले भी कुछ खास कमाल कंसिस्टेंसी के साथ तो करते दिखाई नहीं पड़े थे खास करके। और उसमें भी जैसा आपने करियर देखा कि सेकंड इनिंग में ज्यादा सेफ ये होते हैं, पहले ही इनिंग की बैटिंग में पिछले वाले मैच में बिना खाता खोले आउट हुए थे। इसके अलावा हैरी ब्रूक हो गए, टॉम बेंटन हो गए, दोनों पिछले मैच पे चले नहीं। इवन विल जैक्स भी हो गए जो कि बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। इन तीनों में से केवल विल जैक्स ही है जो कि थोड़ा बेटर फॉर्म में है, लेकिन चूंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है तो इस वजह से उतने अच्छे ऑप्शन बन नहीं पाते हमारी टीम में आने के लिए। लेकिन चूंकि हमको 6 टीमें बनानी है ना, तो किसी 1-2 टीम में आने लायक ये प्लेयर तो हैं, क्योंकि चांसेस इनके बॉलिंग करने के भी बन जाते हैं। इसके साथ साथ सैम करन, जो कि इनकी यूटिलिटी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी है, एज ए बैटर भी काम आते हैं, बॉलर के तौर पर तो 4 ओवर करके देंगे ही। पिछले मैच में भी परफॉर्म करके दिया, उसके पहले भी बढ़िया फॉर्म में थे। और उसके साथ आते हैं जेमी ओवरटन, अच्छे फॉर्म में थे, पिछले मैच में भी बढ़िया बॉलिंग करी। लियाम डॉसन पिछले मैच में विकेट लेस गए, हालांकि डोमेस्टिक सीजन का काफी अच्छा गया। आदिल रशीद तो ओवरऑल ही काफी तगड़े फॉर्म में है, पिछले मैच में भी 1 विकेट ले गए। और ल्यूक वुड जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिया, इसके पहले भी अगर आप देखें ना तो कंसिस्टेंसी की थोड़ी कमी है, और इनको चाहिए भी होता है वैसा वेदर जो कि पिछले इस मैच में एक्सपेक्टेड भी है। तो उस हिसाब से देखें तो बाकी आदिल रशीद हो गए, सैम करन हो गए, जेकब बीथल हो गए और जोस बटलर हो गए, ये 4 ऐसे प्लेयर इंग्लैंड की टीम के अंदर है जो मेरे हिसाब से जो 6 टीमें आपकी बनेंगी उसमें से 4 से 5 टीमों में तो आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ कंडीशंस जैसी अभी हमने देखी हैं पिच रिपोर्ट के दौरान अगर वैसी ही होती है तो जेमी ओवरटन और ल्यूक वुड भी तब उस तरीके की कंडीशन में 3-3, 4-4 टीमों में आपके होने ही चाहिए। जब आप अपनी टीमें बनाएंगे 6 तो उसमें 3-3, 4-4 टीमों में इन दोनों को जरूर इंक्लूड करेंगे, जिसमें आदिल रशीद और सैम करन ये तो कम से कम 5 से 6 टीमों या इवन 4-5 टीमों में तो होंगे ही। लेकिन वही आसमानी बादल वाली कंडीशन हुई ना तो आदिल रशीद को थोड़ा सा आप कम वैल्यू करके कोई एक्स्ट्रा पेसर अपनी टीम में बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जोस बटलर और जेकब बीथल तो कमाल के फॉर्म में है ही, ये भी 4 से 5 टीमों में कम से कम रहेंगे। फिलिप साल्ट अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो वहां पर आप इनको 4-5 टीमों में जगह दे सकते हैं, वरना अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो किसी 1 या 2 टीम में। और ठीक उसी तरह से हैरी ब्रूक को, टॉम बेंटन को और विल जैक्स को भी आपको रोटेट करना है 2-2, 3-3 टीमों में, और उस तरह से अपनी टीम आपको कंप्लीट बना लेनी है 6 की 6। तो उम्मीद करूंगा चीजें आपको क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पूरे चांसेस है कि जोफ्रा आर्चर आज का मैच खेलेंगे, और अगर जोफ्रा आर्चर खेलते हैं ना तो ये भी उसी तरीके के प्लेयर है कि कम से कम 5-6 टीमों में आप इनको रखें, इवन सारी की सारी टीमों में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में, तो बटलर का 29 का बैटिंग एवरेज है। बाकी अगर इनके मिडिल ऑर्डर बैटिंग अगर आप देखें ना तो एक तो सैंपल साइज काफी छोटा है, बाकी नंबर्स भी काफी खराब हैं। इसके बाद देखें सैम करेंगे तो 8 मैच केवल 4 विकेट है। नंबर्स अगर आप बॉलर्स के भी देखेंगे तो बहुत ही पुअर है, केवल 1 मैच में 2 विकेट। ल्यूक वुड ने जो पिछले मैच में लिया वो थोड़ा बेहतर है, और कुछ हद तक जोफ्रा आर्चर के आंकड़े आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा देखें तो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस मैदान पर बटलर के 37 में 1250 रन है, 42 का एवरेज है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, मैनचेस्टर का ये जो मैदान है वो ना सिर्फ जोस बटलर का बल्कि फिलिप साल्ट का भी अपना होम ग्राउंड है। तो निश्चित तौर पर ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों यहाँ पर काफी बढ़िया करते भी रहे हैं। इवन इनिंग के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो वो भी चीज आप देख सकते हैं। इसके बाद जेकब बीथल यहाँ पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, लेकिन यहीं पर हैरी ब्रूक के आंकड़े वो बहुत ही शानदार हैं, 42 का एवरेज है। बाकी टॉम बेंटन और
और विल जैक्स जो कि वैसे भी बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आ रहे हैं, तो वही 1-2 टीम में आने लायक प्लेयर हैं। और बाकी बॉलरों में बात करें तो आदिल रशीद यहाँ पर काफ़ी कामयाब रहे हैं। यहाँ पर ल्यूक वुड के आंकड़े 34 मैच 46 विकेट है। ल्यूक वुड का भी अपना ये होम ग्राउंड है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके साथ-साथ अगर आप बात करें जोफ्रा आर्चर इस मैदान पर खेले हैं नहीं, तो ये जो वेन्यू के आंकड़े हैं ना, ये कुछ हद तक आपको हैरी ब्रूक के साथ जाने को मजबूर करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन के तौर पर। और वहीं पर जेकब बिथल हमको जिनको जिनको हमने काफ़ी हाई प्रायोरिटी दे रखी है फिलहाल, वो है। लेकिन निश्चित तौर पर ये भी एक बात पक्के तौर पर है कि सेकंड इनिंग में इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, पहली इनिंग में हैरी ब्रूक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। इसी वजह से हर एक डेटा देखना जरूरी होता है। तो वहां से आपको कुछ एक फाइनल कंक्लूजन भी मिल जाता है। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो बटलर केशव महाराज पर 3 बार आउट हो चुके हैं 22 गेंद पर 30 रन बना करके। मार्को एंसन पर पिछले ही मैच में आउट है 7 गेंद पर 9 रन बना करके। फिलिप साल्ट ऑफ स्पिन और रबाडा ने इनको 4 गेंद पर 4 रन देकर 2 बार आउट कर रखा है। पिछले मैच भी रबाडा पर ही आउट हुए थे और ऑफ स्पिन पर भी ये फंसते हैं, 9 गेंद पर 5 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। हैरी ब्रूक भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, ओवरऑल स्पिन पर ये खराब खेलते हैं। कॉर्बिन बॉस ने तो पिछले वाले मैच पहले ही गेंद पर आउट कर दिया। बेथल को पिछले मैच में आउट किया था मार्को एंसन ने 3 गेंद पर टोटल 6 रन दे करके। इसके साथ साथ यहाँ पर आते हैं सैम करन, टॉम बेंटन और विल जैक्स जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, कॉर्बिन बॉस और इवन एक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और ऑफ स्पिन बॉलिंग और रबाडा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्को एंसन, कगिसो रबाडा, ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, ये 4 तरह की टाइप ऑफ बॉलिंग या इंडिविजुअल बॉलर्स हैं जो कि इस पूरी की पूरी इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को परेशान करते रहे हैं। और ऐसा ऑप्शन अगर आप देखें सामने की टीम में, साउथ अफ्रीका की टीम में, तो एक तो रबाडा तो है ही। हालांकि अगर आप देखें तो केशव महाराज लास्ट वाला मैच नहीं खेले थे और मुझे जहां तक लगता है कि अगर वेदर साफ होगा तो ही वो खेलेंगे। और एक और अपडेट दे दूं कि लुंगी एंगेडी पहले ये स्क्वाड में थे लेकिन वो फिलहाल चोटिल होकर के बाहर हो चुके हैं, तो उनके जहां पर नांदरे बर्गर को रिप्लेस किया गया है। बाकी जो पिछले मैच प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर खेली थी वो आपके सामने है, जहां पर इनके जो बॉलर थे ना 5 ओवर इनको करने पड़े और उन 5 ओवर में विकेट निकाल करके दिखाया इन्होंने, जिसमें रबाडा ने 1 ओवर किया, अपने पहले ही ओवर में विकेट ले गए। बाकी मार्को एंसन ने दूसरा और चौथा ओवर किया, दोनों ओवर में 1-1 विकेट मिला। और उसके साथ साथ कॉर्बिन बॉस ने भी तीसरा 5वां ओवर किया, दोनों ओवर में 1-1 विकेट लेकर के गए। यानी कि साउथ अफ्रीका की तरफ से जो बॉलिंग हुई उसमें कोई भी एक ऐसा ओवर नहीं था जिसमें विकेट मिला नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही। बाकी करियर के आंकड़े भी आप जरूर देख लीजिएगा, जैसे इंग्लिश प्लेयर्स का आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक उसी तरह से कि पूरा डेटा तो देखिए, इनिंग के बेसिस पर भी पूरी एनालिसिस करिए। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म आपके सामने है, जिसमें मार्को एंसन अगर आप बात करें, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के तौर पर, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कागिसो रबाडा एक दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर। हालांकि केशव महाराज अगर खेलते हैं तो ये भी, लेकिन साथ ही साथ ऑफ स्पिन बॉलर भी एक ऑप्शन बताया था जो कि मार्करम इस टीम के अंदर है, जो कि पिछले मैच बॉलिंग करने का चांस बना नहीं, लेकिन बल्ले से देखा तो बहुत अच्छे टच में दिखाई पड़े थे। 28 रन की पारी के दौरान वनडे सीरीज में भी कुछ अच्छी पारी इन्होंने खेली थी। तो ये 3 ऐसे ऑप्शन इस टीम के अंदर आ जाते हैं जो कि ना सिर्फ तगड़े फॉर्म में है बल्कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिनको हमको 5 से 6 टीम या तो 4 से 5 टीमों में तो रखना ही रखना है। किसको? रबाडा को, मार्को एंसन को और मार्करम को। और अगर केशव महाराज खेलते हैं तो इनको भी 4 से 5 टीमों में आपको जगह देनी है। और उसी में एक और नाम कॉर्बिन बॉस का भी इंक्लूड कर दीजिए, जिन्होंने ना सिर्फ पिछले मैच 2 विकेट लिया, इसके पहले वनडे सीरीज भी इनकी काफी अच्छी गई थी। तो ये 4 ऐसे प्लेयर होंगे सब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे क्वेना माफाका हो गए, लिजार्ड विलियम्स हो गए, जिनको बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला पिछले मैच में, लेकिन ये दोनों भी अगर आप देखें तो बहुत ही तगड़े फॉर्म में है। स्पेसिफिकली नाम यहाँ पर मैं क्वेना माफाका का लूंगा। और उसके साथ साथ अगर ये बात ध्यान रखें ना, तो 2-3 से टीम में आप यहाँ पर माफाका को, 1 से 2 टीमों में लिजार्ड विलियम्स को ट्राई कर सकते हैं। बाकी 4 प्लेयरों के आगे जिनके आगे डबल टिक मार्क है उनके बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया। लेकिन बाकी जो इनकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप है उसमें डोनोवन फरेरा रिसेंट टाइम पर बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर उन्होंने पूरा द 100 खेला, T20 ब्लास्ट खेला और पिछले मैच भी 25 नाबाद की जबरदस्त पारी इन्होंने खेली थी, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे और उसमें केवल 11 गेंदें इनको लगी थी। और हालांकि जो बाकी भी बैटिंग है जैसे रयान रिकेल्टन, लुहान डी पिटोरियस, डेवाल ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, ये इनकी जो बाकी की बैटिंग है ना, ये आपकी 2-2, 3-3 टीमों में रोटेट होकर के आएंगे। पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो लोअर ऑर्डर के बैटर्स को आपको प्रेफरेंस देनी है, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग हो गई तो टॉप ऑर्डर बैटर्स पर ही आपको ज्यादा प्रेफरेंस रख करके चलना है। इस तरह से प्लेयर सिलेक्शन आपको करके रखना है। ये चीज आपको ध्यान से देखनी और सुननी है। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने हैं, जहां पर मार्करम के 4 मैच 132 रन, 52 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर 1 विकेट है। बाकी जो पिछला मैच हुआ ना, उसी में वो सारी स्कोरिंग जो करी इन सारे के सारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने, वही नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिस्टन के 5 में 120 रन है, 72 का हाईएस्ट स्कोर है। मार्को एंसन के 2 मैच में 2 विकेट है। कॉर्बिन बॉस के पिछले ही मैच में 2 विकेट आई, इन दोनों को बॉलिंग मिली नहीं। रबाडा के 10 मैच में 13 विकेट है। केशव महाराज के 5 मैच में 6 विकेट है। 23 का एवरेज है डेविड मिलर का। अगर मिलर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी नीचे ही बैटिंग करेंगे। इसके बाद वेन्यू पर डेटा देखने आएंगे तो मिलर ने इस मैदान पर 1 मैच में 7 रन बनाए हैं, 3 मैच में 56 रन यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स के हैं, 1 मैच में 1 रन यहाँ पर डोनोवन फरेरा के हैं।
यानी कि ऐसा कुछ है ही नहीं आंकड़ा जिसके दम पर आप कुछ तय कर पाएंगे कि इसके इन यहाँ पर दिए गए आंकड़ों के बेसिस पर कुछ प्लेयर की इंपॉर्टेंस समझ में आए, तो वो तो आएगी नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर जो प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस है वो आपको मैंने रिसेंट टाइम के फॉर्म के टाइम पर बता ही दिया है। लेकिन प्लेयर बैटल अगर आप देखें तो मार्करम एक ऐसे प्लेयर जो लेग स्पिन पर काफी खराब खेलते हैं। ओवरऑल 9 बार आउट में 113 गेंद पर 160 रन बना करके, और उसमें से आदिल रशीद भी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, और उसमें से पिछले मैच में आदिल रशीद ने इनको आउट किया था। टोटल 20 गेंद पर 28 रन देकर के 2 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद रियान रिकल्टन है, बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग वो इनको परेशान करती है। ओवरऑल 40 गेंद पर 43 रन बना करके 6 बार, तो आंकड़े बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। और पिछले मैच में ल्यूकुड पर ही आउट हुए थे, वो भी एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। बाकी लेग स्पिन पर भी फंसते हैं। बाकी डेवाल्ड ब्रेविस को सैम करन ने आउट किया था पिछले मैच में, लुहान डिपिटोरियस को भी ल्यूकुड ने आउट किया था, और ऑफ स्पिन बॉलिंग पर आउट होते ही हैं ये, चूंकि एक लेफ्ट हैंडर हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो डोनोवन फरेरा, इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर और मार्को हैंसन, ये क्या इनकी कमजोरियां हैं, जिसमें लेग स्पिन बॉलिंग तो गेम में आती ही है, बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग भी आ जाती है, और कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स जो आपके नाम आपने देखे ही, जैसे जोफ्रा आर्चर खेलते हैं तो वो भी होंगे। तो वो निश्चित तौर पर दिखाता है कि क्या इनकी वीकनेसेस हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का मैच अभी तक वनडे सीरीज हुई है, फिर T20 सीरीज हुई, उससे देख करके कम से कम ये लग रहा है कि बैटिंग थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की है, जहां पर उनकी कमजोरी दिखती है, लेकिन बॉलिंग कमाल की है। वहीं पर इंग्लैंड की टीम की बात करें तो उनकी बैटिंग वो ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है, बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ती है। लेकिन ओवरऑल अभी तक साउथ अफ्रीका ने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिया है, तो काफी हद तक साउथ अफ्रीका के हाथ में गेम जाता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके का वेदर आज होने वाला है ना, उसमें टॉस की सबसे बड़ी भूमिका होगी, उसी के बाद हम समझ पाएंगे कि कौन सी टीम फेवरेट है। फिलहाल तो मार्करम और बटलर सबके फेवरेट कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन होंगे, जिसमें ये 3 डिफरेंशियल प्लेयर्स इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं पीछे बता भी चुका हूँ कि किसको कब प्रेफरेंस देनी है, जो कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी मेरी अपनी जो फाइनल 6 टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूं, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वो सबसे जरूरी है। और अगर 6 टीम चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिए गए लिंक से ज्वाइन करिए। वीडियो पूरा देख करके फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म। चलते हैं, नमस्कार।